नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए पूरी दुनिया में युद्ध की आग भड़क रही है। महाशक्तियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच एक देश खड़ा है, पूरी तरह शांत, मजबूत और अपने रास्ते पर अटल। न किसी का गुलाम, न किसी का अंधा साथी, न किसी का दुश्मन, बस अपना हित देखते हुए सबके साथ संतुलन बनाए हुए। क्या आप जानते हैं कि ये कमाल कैसे हो रहा है? क्या आपने कभी गौर किया कि एक देश इतने बड़े बड़े वैश्विक झगड़ों में भी कैसे अपना रास्ता बनाता है और दुनिया को नई दिशा दिखाता है? आज मैं आपको वो सच्ची और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर भारतीय के सीने में गर्व की लहर दौड़ा देगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की। ब्रिक्स में भारत कैसे नई लीडरशिप दे रहा है और सबसे हैरान करने वाली बात, भारत मध्य पूर्व को विश्व के आगे का महत्वपूर्ण मार्ग क्यों मान रहा है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो पछतावा होगा। यह सिर्फ खबर नहीं, हमारे देश के भविष्य की पूरी तस्वीर है। थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता आखिर है क्या। यह भारत की विदेश नीति का दिल है। मतलब साफ, भारत किसी एक बड़े देश या गुट के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ता। न क्वाड में अमेरिका का पूरा साथ, न ब्रिक्स में रूस चीन का ब्लाइंड सपोर्ट। बस अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। उदाहरण देखिए, रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका थोड़ा नाराज होता है, लेकिन ट्रेड डील पर बातें आगे बढ़ रही हैं। चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव है, फिर भी ब्रिक्स में साथ बैठकर चर्चा करता है। इजराइल से डिफेंस और टेक्नोलॉजी ले रहा है, लेकिन ईरान से भी बातचीत जारी रखता है। हैरान हो रहे हैं ना? यही भारत की असली ताकत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्सर कहते हैं कि भारत का उदय दूसरों की कमजोरियों से नहीं, अपनी ताकत से होगा। अब सवाल यह है कि यह स्वायत्तता कैसे बनाए रखी जा रही है? जवाब है स्मार्ट कूटनीति से। कोई फिक्स्ड गठबंधन नहीं, बस हर मुद्दे पर अपने हित देखते हुए डिप्लोमेसी। और इसी कूटनीति का सबसे बड़ा मंच है ब्रिक्स। दोस्तों, जनवरी 2026 से भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ब्राजील ने दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से सौंपी। 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 का आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया, जिसमें कमल का फूल और नमस्ते की मुद्रा है और रंग ब्रिक्स देशों के झंडों से मिलते हैं। थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, या सरल शब्दों में ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इंसानियत पहले। भारत 4 मुख्य स्तंभों पर फोकस कर रहा है। पहला, रेजिलियंस, वैश्विक संकटों जैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन या युद्ध से बचाव के लिए ब्रिक्स देश मिलकर काम करेंगे। दूसरा, इनोवेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, फिनटेक में सहयोग। भारत का यूपीआई मॉडल तो पूरी दुनिया देख रही है। तीसरा, कोऑपरेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में विकासशील देशों की आवाज मजबूत करना। चौथा, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण पर जोर। ब्रिक्स अब सिर्फ पुराने 5 देशों तक सीमित नहीं, इसमें ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया जैसे नए सदस्य जुड़ गए हैं। भारत 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होस्ट करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम ब्रिक्स को नया रूप देंगे, जहां ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ का मजबूत आर्थिक प्लेटफॉर्म बनेगा। ब्रिक्स प्लस अब वैश्विक जीडीपी का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। तेल गैस प्रोडक्शन का 40% से ज्यादा। भारत यहां लीडर बनकर दिखा रहा है कि हम सिर्फ अपनी नहीं, पूरी विकासशील दुनिया की बात रखते हैं। सवाल उठता है कि क्या ब्रिक्स के जरिए भारत चीन और रूस के साथ बैलेंस बनाए रख पाएगा? हाँ, क्योंकि रणनीतिक स्वायत्तता यही सिखाती है, बैलेंस बनाओ लेकिन कभी किसी के पीछे मत चलो। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, मध्य पूर्व। विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि मध्य पूर्व या वेस्ट एशिया भारत के लिए एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यह विश्व के आगे का महत्वपूर्ण मार्ग है। क्यों? क्योंकि भारत का 80% से ज्यादा तेल और गैस यहीं से आता है। 10 मिलियन से ज्यादा भारतीय वहां काम करते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर रेमिटेंस भेजते हैं। ट्रेड का आंकड़ा $200 बिलियन से ऊपर है। लेकिन हालात कितने नाजुक हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई।
ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बढ़ा, तेल सप्लाई प्रभावित हुई। भारत ने क्या किया? चुप नहीं बैठा। जयशंकर जी ने राज्यसभा में 3 बड़े मैसेज दिए। 1, भारत शांति चाहता है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से समस्या सुलझानी चाहिए। 2, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, हम गल्फ देशों के साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित निकाल रहे हैं। 3, एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड फ्लो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कई बार बात की। भारतीय जहाजों को सुरक्षित पासेज दिलाया गया। सऊदी अरब से तेल की सप्लाई बढ़ाई गई। जनवरी 2026 में इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई। जीसीसी के साथ एफटीए की बात आगे बढ़ी। IMEC प्रोजेक्ट यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जो स्वेज कनाल का बेहतर विकल्प बनेगा। 67,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। LPG और फ्यूल की कमी न हो, इसके लिए इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बना। सवाल है कि क्या इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? नहीं, क्योंकि रणनीतिक स्वायत्तता ने पहले से ही बैलेंस बना रखा है। इजराइल से टेक्नोलॉजी, UAE से निवेश, कतर से गैस, ईरान से चाबहार पोर्ट, सब दरवाजे खुले हैं। ब्रिक्स और मध्य पूर्व के अलावा भारत क्वाड में इंडो पैसिफिक सुरक्षा, SCO में रूस चीन के साथ बातचीत, G20 में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप दे रहा है। रायसीना डायलॉग 2026 में भी यही बात हुई। भारत का उदय अपनी ताकत से। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने एक सिद्धांत अपनाया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन भारत पहले। अंत में आपसे एक सवाल, क्या आप इस नई भारत की कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या रणनीतिक स्वायत्तता हमारी आजादी की असली गारंटी है? ब्रिक्स 2026 का शिखर सम्मेलन आने वाला है। मध्य पूर्व की स्थिति बदल रही है। आगे क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची और रोचक खबरें सबसे पहले मिलें। अगली खबर तक जय हिंद।